चलिए ठीक है, सभी को राधे राधे और सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये इकाई 5 है, हमने इकाई 6 लिया है। यदि हम मोटा मोटा हिसाब करते हैं, चलो ये 2 पार्ट में एक बार मैं इसको बांट लेती हूँ, और 2 पार्ट में बांटने के बाद, ठीक है, यदि मैं इकाई 6 से 10 अलग करती हूँ और इकाई 1 से 5 अलग करती हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्ट्रेटजी को। ठीक है, देखो इसमें यूनिट वाइज पूरे प्रश्न हैं। यदि मैं इनको अलग करके देखती हूँ तो हम क्या करेंगे, कितने, चलो 10 प्रश्न हमने निकाल दिया, आरसी के निकाल दिया, हमारे पास 90 प्रश्न बनते हैं। और आज का जो टारगेट है, आप ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति बहुत अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी लगभग किसी का 77, 78, 80 तक गया होगा। तो कोई व्यक्ति 80 पार करने के चक्कर में कि हम हिंदी में 80 से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, तो मान लो इकाई 6 से आपके अधिकतम कितने बनेंगे, न्यूनतम अधिकतम दोनों। अधिकतम इकाई 6 से मान लो आपके 8, न्यूनतम 8 मान लो, अधिकतम आप मान लो 10-12 प्रश्न मान लो। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न, क्योंकि 13-13 प्रश्न बने हुए हैं। ये मैंने देखा है जब हम, क्योंकि बहुत बार पेपर देने का जो अनुभव है ना, ये है कि बहुत बार देखे तो इकाई 5 से कई बार देखा हमने 15-16 प्रश्न बन गया था एक बार 2022 में। ठीक है, तो इकाई 6 से आप मान के चलो कि आप 8 से 10 प्रश्न तो आप मान के चलो। ठीक है, इकाई 6 से। ऐसे ही इकाई 7 से आप मान लो 8 प्रश्न इकाई 7 से बन जाता है। इकाई 8 की बात करूँ तो 10 प्रश्न इकाई 8 से बन जाता है। 9 से 10 प्रश्न आपके इकाई 8 हिंदी नाटक से बन ही जाते हैं। फिर इकाई 9 की बात करूँ, इकाई 9 में बहुत नहीं बनते, 7-8 प्रश्न बनता है। और इकाई 10 में भी ऐसे ही आपके 7-8 प्रश्न बनते हैं। मान लो 7 प्रश्न आप मिनिमम मान के चलो, तो कितने कितने हो गए आपकी। ठीक है, आप देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10-10 आपके 20 हो गए, और 20 और 8 दूनी 16, तो 20-10 30 और 8 38, और 38 में आप 14 फिर से ऐड कर दो, तो 8-4 12 की 2 हासिल 1, और 3-1 4 1 5, आपके 52 क्वेश्चन बन जा रहे हैं इसी। ठीक है, आपके, हाँ सही जुड़ा हमने 10, हाँ ठीक है। मान लो आप थोड़ा सा कुछ घटा सकते हो, अरे नहीं सॉरी, ये 8-10 मैंने 7 जोड़ दिया। इकाई 6 से 10 प्रश्न है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इकाई 6 से 10 प्रश्न और इकाई 8 से आपके 10 प्रश्न, तो आपके हो गए कितने, 20 प्रश्न। और 8 प्रश्न हमने मान लिया आपका इधर इकाई 7 का। ठीक है, 20-8 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, 28 और 14 हमने ऐड किया, तो 8-4 12 की 2 हासिल 1, और 2-1 3-1 4, हाँ 42 प्रश्न, ये करेक्ट है, 42 प्रश्न इधर। ठीक है, तब भी आप 40 मान के चलो, आप 40 मान के चलो। ठीक है, ये 42 मैंने करेक्ट ही जोड़ा है, 42 प्रश्न आपका इधर आ जाएगा। ऐसे ही आपका ठीक है 40-42 क्वेश्चन उधर आ जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि 90 प्रश्न 9 इकाई से बनेगा, 10 प्रश्न केवल आरसी का रहता है, तो ये 90 प्रश्न का टारगेट आपको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं हम प्रश्नों पर। सभी को अच्छे से चीज़ें विजुअल हो रही है ना। और आज मैंने सबको बहुत ऑफर दिया था, मैंने कहा अभी जिसको जिसको ऐड होना है खूब मस्ती के साथ ऐड हो जाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, और मेरा प्रयास रहेगा इसी सत्र में, मतलब इसी महीने में पूरा कोर्स फिनिश। ठीक है, इसी महीने में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा फिनिश। ठीक है, यहाँ से करते तो 15 से लेकर 24 तक के पूरे प्रश्न ऐड हैं, क्योंकि अच्छा मैं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँ तो मुझे दिखाई पड़े कि हाँ आप लोग हैं। ठीक है, कमेंट ऑन कर लूँ तो मुझे पता चले कि अभी जो करवा रही हूँ उसको सही मानिएगा। उत्तर माला भी सही है, उत्तर माला भी सही है। कुछ आपको एक आध 2 प्रश्न का टाइप एरर होगा, जैसे बी का डी हो गया होगा। ठीक है, कभी कभी सी का ई हो गया होगा। जब यहाँ पे पीडीएफ को कन्वर्ट करते, अब इतनी बड़ी पीडीएफ जहाँ पे 800-900 पेज की पीडीएफ होती है, तो कभी कभी होता है जो हमारा मुक्ता फॉन्ट साइज होता है, उस साइज में कभी कभी मेरा पीडीएफ वो इधर उधर प्रश्न को घुमा देता है। ठीक है, हाँ तो उत्तर माला में आप मत जाना उधर, पहले इधर आप जो पढ़ा, इसलिए तो पहले पढ़ा दे रही हूँ, इसलिए पढ़ा दे रही हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद से पढ़ने बैठे और आप गलत वही मतलब जैसे वो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, पीछे से उत्तर देख करके बगैर कॉन्सेप्ट के, है ना, बगैर कॉन्सेप्ट पढ़े और क्या करते हैं, पीछे उत्तर देखा और इधर टिक मार दिया।
तो ये नेट की तैयारी में ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, नेट की तैयारी में ऐसे नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उत्तर तो आप छोड़ दीजिए, उत्तर क्या होगा इसका, कॉन्सेप्ट इतना उम्दा क्लियर होना चाहिए कि उत्तर की हमको आवश्यकता ही नहीं है। हमें उत्तर पीछे टाइप हो ना टाइप हो, हमको उत्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट इतना उम्दा क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, बहुत उत्तर के पीछे नहीं भागना है। इसीलिए पहले से पढ़ा दे रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप खुद से लेके बैठें तो आप आने में मत दूसरा दूसरा करके आ जाएं, ठीक है। कहते हैं ना मेरे यहाँ की आने में आन करके आएगी। हाँ चलिए नहीं, वो उसके गलत नहीं है जो मेरे बनाए प्रश्न हैं, मेरे बनाए प्रश्न में गलती नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट आप रीड करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये अभी हम आ गए कहाँ पर, 2018 के प्रश्न में हैं पहले, ठीक है। इसमें जितना प्रश्न है इसमें बहुत सारा प्रश्न 2000 आपके 12 के भी ऐड हैं, 12 के, 13 के, 14, 15, 16, बहुत ज़्यादा, 12 से कुछ 10 के प्रश्न मैंने ऐड किए होंगे, बस वहाँ पे मैंने लिखा नहीं था कि कब का प्रश्न है, ठीक है। तो ये पैटर्न देखो रिपीट होता है बट अलग, जैसे कि यहाँ पे सूरज का 7वां घोड़ा हो गया है ना, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए अभी देख लेते हैं मैला आंचल का जो पात्र है वो कौन है, विश्वनाथ है। अब चलो ध्यान से आप सुन लो, ठीक है, पूरा ध्यान से आप सुन लो, फिर मैं तो करवा ही रही हूँ ना, ठीक है, मैं तो करवा ही रही हूँ दोस्तों, ठीक है। 1 इंच मुस्कान की पात्र रंजना है, इसके बाद तमस का पात्र यहाँ पर तमस का नत्थु है, और सूरज का 7वां घोड़ा का पात्र यहाँ पे मणिक है। इला पात्र किसी रचना की यहाँ पर नहीं है। तो हमारा ट्रिक क्या रहेगा, अब जहाँ पे पहले, अब एक तो हमने देखा कि हमें ए का चौथा लगाना है, ठीक है, ए का चौथा देखना है, और हमें देखना है कि 2 नंबर हमें काटना है, ठीक है, 2 नंबर किसी ऑप्शन में हमको नहीं मिलना चाहिए, और ए का चौथा देखना है। तो यहाँ पे 2 नंबर हमने काटा, यहाँ पे 2 नंबर हमने काटा, यहाँ पे 2 नंबर हमने काटा। जब हमने इसको 2 नंबर को एलिमिनेट कर दिया तो 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हमको ऑलरेडी मिल गया, ठीक है, 1 नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑलरेडी हमको मिल गया, है ना। ये ट्रिक हमको बाकायदा अच्छे से अपना के चलना है। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम लिखिए। एक बार फिर से कह रही हूँ कि मेरा ये जो मैं पुस्तक आपको 4 सेट भेजती हूँ ना, ये मेरे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आप भूल जाइए। ये तो मैंने भले मेंशन कर दिया कि ये सब मतलब ओल्ड पेपर है PYQ का, उसको मैंने ओल्ड पेपर के हिसाब से भेजा ही नहीं है, उसको मैंने भेजा है मेरा कॉन्सेप्ट बना के, जिस तरह मैंने पढ़ा था वैसा मैंने बिल्कुल टाइप किया पूरा, ई-बुक को भी और प्रश्नोत्तरी को भी, ठीक है। अब वो मैंने आपको बना के भेज दिया है कि चलो इतना पढ़ोगे नेट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कहीं पे आप लिख लेना, कहीं पे आप लिख लीजिए, यदि इतना आप पढ़ लेते हैं पक्का आपका नेट दोस्तों निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, अब मैंने क्या कहा था कि अब आप ध्यान रखिए, इकाई 6 में हम आ गए। आप मैक्सिमम मान के चलो 10 प्रश्न यहाँ से बनेगा ही, 10 प्रश्न बनेगा, और आप अपना देख लेना कि कितने उपन्यास लगे हैं। जितने भी 12-13 उपन्यास लगे हैं वो उपन्यासों को आप याद रखना, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे उपन्यास हैं जहाँ से पक्का प्रश्न आता ही आता है, ठीक है, कुछ उपन्यास से तो आता ही आता है ना। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे। अभी जिनका भी उपन्यास है ना, कुछ उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं, कुछ यशपाल जी के हैं, कुछ श्रीलाल जी शुक्ल के हैं। तो दिव्या जो है वो यशपाल जी का उपन्यास है, लिख लो यहाँ पे 45 आप डाल दो, 19 मत डालना, आप 45 डाल दो, 1945। इसके बाद जहाज का पंछी है, फिर है अमृत और विष 66 में प्रकाशित है, ये किसका है, अमृतलाल नागर का। पहला पड़ाव जो है ये 87 में प्रकाशित है, ये किसका है, श्रीलाल शुक्ल का। अभी इसका मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना, जहाज का पंछी जिसका भी होगा, ठीक है, एक बार आप जा करके देख लेना, और सही आंसर आप ये यहाँ पे भी इनका प्रकाशन आप लिख ही लीजिएगा, क्योंकि लिखे रहेंगे, जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपसे बनेगा। अब मैंने क्या कहा था कि मैंने एक ट्रिक बताई थी कि परीक्षा पास करने के लिए ओल्ड पेपर कितना अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, कि जब एक बार यहाँ पे यशपाल के उपन्यास आ गए हैं तो यशपाल के उपन्यास हमें पूरे पढ़ने हैं, हमें अमृतलाल नागर के उपन्यास पूरे पढ़ने हैं, हमें श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास जितने भी लगे हैं इकाई 2 में वो करना है, ठीक है। या इकाई 6 में जो भी लगे रहते हैं, एक उपन्यास नहीं कि हमने एक उपन्यास को पढ़ा बाकी हमने छोड़ दिया। तो आज का जो होमवर्क रहेगा एप्लीकेशन पर वो यही रहेगा। हाँ, इला चंद्र जोशी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न रहेगा वो आपका जो होमवर्क रहेगा वही रहेगा कि आप जितना मैंने करा दूंगी, चाहे मैं इकाई 6, 7, 8, आज मेरा 6, 7, 8 का तो मेरा टारगेट है। अभी देखती हूँ मैं कितना करवा पाती हूँ, लेकिन आज का टारगेट है पूरा 8 से लेकर सुबह 4 बजे तक का। कल सुबह 4 बजे भी क्लास करूँगी, इसका प्रश्न उत्तर ही करूँगी। आप 3:30 बजे आ जाना, ठीक है, आप 3:30 पे तो आ ही जाना। आप लोग अलार्म लगा के सोइएगा,
3:30 पे सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर प्रेमचंद के उपन्यासों का फिर से हमें क्या करना है, उपन्यासों के पात्र को हमें सही करना है। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, हर और गदाधर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 1 2 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 1 2 और 4 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, प्रेमचंद्र के उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। 1 2 4 हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, 1 2 4 सी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में रईस, साहूकार, मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो करेक्ट आंसर है परीक्षा गुरु। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने कहा है जब आपको पढ़ना है तो अब यहाँ पर ये कौन से उपन्यास, ये प्रारंभिक उपन्यास पूरी है। अब एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, जितनी भी प्रारंभिक रचनाएं आपके समक्ष आएंगी, चाहे वो हिंदी कहानी का उद्भव विकास हो, चाहे वो उपन्यास का उद्भव विकास हो, चाहे वो हिंदी निबंध का उद्भव विकास हो, चाहे हिंदी नाटक का उद्भव और विकास हो, प्रारंभिक नाटक, प्रारंभिक कहानियाँ, प्रारंभिक निबंध, प्रारंभिक अन्य गतिविधियाँ, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। शुरुआत में जो शुरू में ये उपन्यास चला तो कौन कौन सी रचनाएँ उस समय लिखी गई थी भारतेंदु युग में, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कब प्रकाशित हुआ, 1886 में। आप फटाफट लिख लीजिए, आप पेन कॉपी हाथ उठाइए। 1886 में किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। फिर आदर्श दंपति किसका है, ये आदर्श दंपति 1904 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। 1904 में ये आपका पेपर में इस बार भी आया था, बहुत बार रिपीट हुआ। अभी आपको इतनी बार ये रिपीट मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जब आप यूनिट वाइज ओल्ड पेपर करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट आपको याद होता है। ये मैंने देखा है कि जब आप ओल्ड पेपर को यूनिट वाइज करेंगे, यानी कि इकाई 6 के आप चौथा प्रश्न है, फिर आप 5वां 6वां 7वां 8वां आप देखते जाओगे, फिर आपको याद आएगा अरे चौथे नंबर प्रश्न में पे हमने इसको देखा था, इस वाले ऑप्शन को हमने देखा था। फिर 10वें नंबर पे फिर यही ऑप्शन आ गया, फिर 12वें नंबर पे फिर यही आ गया, फिर आप देखोगे 50वें नंबर क्वेश्चन पे फिर यही चीज़ आ गया। तो यूनिट वाइज करने का ये बेनिफिट है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रिकॉल हो जाता है तुरंत। जब आप किसी अन्य पुस्तक से 100 प्रश्न वाला करते हैं, 100 प्रश्न वाला हम तब करेंगे जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी, जब हमारी बिल्कुल 90% तैयारी हो चुकी होगी, तब हम 100 प्रश्न वाले ओल्ड पेपर को ऐसे घुमा फिरा के रखेंगे, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो परीक्षा गुरु का प्रकाशित हुआ 1882 में, किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। और इसके बाद प्रणाली परिणय किशोरी लाल वाजपेयी का है, या किशोरी लाल आप लिख लेना। 1890 में, 1890 में यह प्रकाशित होता है, किशोरी लाल का है, ठीक है। ये लिख लीजिए, बालकृष्ण का है, बालकृष्ण भट्ट का। तो ये अभी ये आपको पूरी विधा में काम करना है, ठीक है। ये अब आपका दिमाग बन रहा है यूथ, ठीक है। वो उसमें समझ में नहीं आता कि हमने कितनी मेहनत की। सब कुछ सामने होता है तो पता नहीं चलता दोस्तों कि हमने मेहनत कहाँ की है ना। तो यहाँ पर ना आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने मेहनत की है। चलिए, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 1 2 3, ठीक है। हाँ, 1 ओके 1 2 3, 1 2 3 जो है वो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। 1 2 3 हमारा करेक्ट है। आगे चलिए, अगला है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन के, तो विभाजन पर आपको पता है झूठा सच का प्रकाशित हुआ 58-60 में, यशपाल का उपन्यास है। तमस 73 में प्रकाशित हुआ, ये भीष्म साहनी का उपन्यास है, ठीक है। कितने पाकिस्तान जरूर याद रखना, बहुत बार रिपीट होगा अभी आगे चल करके, क्योंकि ये भी हम 2018 में ही चल रहे हैं, ठीक है। 18 के प्रश्नों पर हैं। तो कितने पाकिस्तान किसका है, 2000 में प्रकाशित हुआ है, और ये कमलेश्वर का है। छोटे छोटे महायुद्ध मुझे याद नहीं आ रहा किसका है, छोटे छोटे महासुख पढ़ी हूँ पर महायुद्ध मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेना। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जहाँ 1 2 3 मिलेगा आप लगा दीजिएगा। चलिए, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, है ना। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है, समरशेष है, ठीक है। यहाँ पर अब आप पहले देख लो कौन सा किसका उपन्यास है। समरशेष है, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, कटरा भी आरजू होगा, आजू नहीं होगा, ठीक है। कटरा भी आरजू होगा। तो आप लिख लो, ये समरशेष कब प्रकाशित हुआ, 1988 में। 1988 में समरशेष है, किसका है, विवेकी रॉय का, ठीक है। दिल एक सादा कागज लिख लो, 1969 में प्रकाशित हुआ है,
और कटरा भी आरजू लिख लो 1978 में प्रकाशित हुआ है, और टोपी शुक्ला जो है 1973 में प्रकाशित हुआ है, 1973 में प्रकाशित हुआ है। तो राही मासूम रचक कौन सा नहीं है? समरसेस है। समरसेस किसका है? बिबेकी रॉय का। बिबेकी रॉय कैसे उपन्यासकार हैं? ग्रामीण उपन्यास, ग्रामीण चेतना से पर आधारित उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर। आगे बढ़े फिर से आगे, ये भी प्रश्न आगे बहुत रिपीट हुआ है। ये अभी 19 से फिर आएगा। 2018 का प्रश्न है ना, मानस का हंस, टेराकोटा, भूरे बिस्ले चित्र और गर्मराख। ये अभी आपका फिर से ऊपर रिपीट होगा, ठीक है, फिर से ऊपर रिपीट होगा। जल्दी से आप आंसर बताओगे क्या? ये मानस का हंस का प्रकाशित हुआ 72 में, ठीक है, और ये यहाँ पर गर्मराख सही है ना? हाँ, टेराकोटा, भूले बिसरे, गर्मराख। ये गर्मराख का प्रकाशित हुआ 1957 में। इसके बाद टेराकोटा, ये भूले बिसरे चित्र का प्रकाशित होता है 1959 में। बहुत बार आया है भगवती चरण का भूले बिसरे चित्र और 34 चित्ररेखा, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। और इसके बाद टेराकोटा का प्रकाशित होता है 1971 में। तो अब फटाफट आप लगा लो 57, 59, ठीक है, हाँ, ये सी नंबर आपका करेक्ट है। यहाँ पे 57, ये फिर इसके बाद 59, और इसके बाद टेराकोटा आपका आता है 71 में, और मानस का हंस 72 में। तो ये इस तरह से आप 19 मत लिखना, ठीक है। आप जब पूरा मैं पढ़ाऊंगी तो आप ये 19 कहीं भी आप मत करना। आप थोड़ा सा बड़ा करना है क्या? थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, ठीक है, बड़ा कर दूँ, चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना, ये 19 मत याद रहता है खुद कि हाँ 19 में प्रकाशित है ना। तो यहाँ पे सी नंबर जो है हमारा वो करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया। चलिए, अरे यार ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया बंधु, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इसका, है ना। चलिए ओके, अब बढ़िया है, ठीक है, रिफ्रेश कर दूँ। और हमने देखा कि 57, 59, 71, 72 हमको याद रहेगा, ठीक है। 57, 59, 71, 72 भूले बिसरे चित्र, फिर इसके बाद हमारा गर्मराख, भूले बिसरे, टेराकोटा, मानस का हंस, है ना। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और, अभी फिर आपका ये ओल्ड पेपर है, अभी फिर ये रिपीट आपको आगे मिलेगा, राम और काम के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। तो यहाँ से जो है अब क्या होता है, आपके ये 2019 के प्रश्न हैं। कैसे? अब यहाँ से आपका नया पैटर्न, जो आपका 2019 में न्यू पैटर्न चला था, वहाँ का ये प्रश्न है। तो बहुत ही बेसिक है, मानस के हंस में राम और काम के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब ये आ गए हैं तो हमको अच्छे से देखना है अमृत और विष किसकी रचना है, खंजनन किसकी रचना है, नाच्यो बहुत गोपाल किसकी रचना है, और इनके प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। और जब आप पढ़ने, ये सब आपके ई बुक में है, सारी चीज़ें आपके ई बुक में हैं। तो प्रॉपर आपको जा करके देखना है, ऐसा नहीं कि बस आपने यहाँ पे उत्तर देखा और छुट्टी, ठीक है। ऐसे तैयारी अब नहीं चलेगी कि आपने उत्तर देखा पीछे जा करके। अभी जैसे देखो ये वंदना जी मैसेज कर रही थी कि पीछे से उत्तर बड़ा डाउट लग रहा, ये वो हमारे कॉन्सेप्ट के लिए है, ये प्रॉपर हमारे कॉन्सेप्ट के लिए है बंधु, ठीक है ना। ये हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, जरा भी इधर उधर आप उत्तर पहले मत देखना, पहले तो आप जाके कॉन्सेप्ट पर देखना कि आप अभी तो आप तो स्पष्ट पहले लिखो, आप तो अपने आप को प्रूव करो कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता, ठीक है। जो नहीं आता आप क्रॉस लगाना, आप मैंने कहा है, और जिसका कॉन्सेप्ट लगता है कि बिल्कुल नहीं आता, मैंने आपको साइन बताया था एज द रेट करके करना, ठीक है। या तो गोला लगा के यहाँ पर एज द रेट करना, या फिर आप हैश टैग लगाना, ठीक है। या तो हैश टैग लगाना है तो एज द रेट लगा करके आप उसको रख लेना, ताकि आप बाद में मेरे को मैसेज करो, ठीक है, कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ये अभी और आगे रिपीट होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, साथ में उनके उपन्यासों को दिया गया है यहाँ पर समय सूची के अनुसार कि कौन सी, यहाँ पे एक गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ है। कौन सा? चौथा नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और चौथा नंबर है क्या है? चौथी शताब्दी। वहीं पे जल्दी से पेंसिल उठाओ और फटाफट ऐड कर दो, चौथी शताब्दी ऐड कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये कौन है, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा का संबंध है औपनिवेशिक काल से, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा का संबंध है किससे? चौथी शताब्दी से। फिर बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी, और चार चंद्रलेख का संबंध है 12वीं शताब्दी से। यहाँ पे पहली दूसरी शताब्दी से किसी का संबंध दोस्तों नहीं है, ठीक है। पहली दूसरी शताब्दी से किसी का संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जाके 5वां नंबर कट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये हैश टैग लगाने के लिए बोली हूँ। जो प्रश्न, जो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल नहीं आता, अपने आप को ईमानदारी से बता दो। अभी
इसी महीने पूरा बता के रखना। 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है, 30 सितंबर तक। जितना आपकी कमी होगी पढ़ते पढ़ते पूरी कमी को नोट डाउन, एक जगह कॉपी पे नोट डाउन करूँ, ठीक है, एक जगह कॉपी पे। मैं बुक, ये बुक में नहीं है, बुक में ये है क्यों नहीं, ये आपकी बुक ना पढ़ा रही हूँ, ये तो ओल्ड पेपर वाली बुक है जो दिया है मैंने आपको, 4 सेट पुस्तक, 4 सेट जो पुस्तक दी हूँ उसी से पढ़ा रही हूँ भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ट्रिक है कि हम 5वें नंबर को जाके क्रॉस करेंगे, हम 5वें नंबर को जा करके क्या करेंगे, कट करेंगे जहाँ जहाँ होगा, ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ है, हमने काटा, 5 नंबर यहाँ काटा हमने, और 5 नंबर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम 2 4 1 3, 2 4 1 3, हमारा ये 4 नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, श्रीलाल शुक्ल के बताना है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास उन्होंने किन किन विधाओं में काम किया है या लिखा है, तो उन्होंने नाटक और उपन्यास लिखा है। तो हमारा 1 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 1 2 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। यशपाल के, अच्छा ये अब ये देखना, अब ये एक और बात आप गौर करो, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा, विधा से पूछ रहा, ठीक है। अच्छा अभी अब इसके आगे और बताती हूँ, गौर करिएगा मेरी बातों पर कि क्या क्या मैं पूछ रही हूँ। एक प्रश्न यहाँ विधा से पूछा, अच्छा ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछता है क्या, विषय वस्तु से, कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस दल का सदस्य था, ठीक है। अभी नहीं, वो उनका कॉल आएगा, जब कॉल आएगा तब जाना, ठीक है। तो किस दल का, किस राजनीतिक दल का सदस्य था, ठीक है। तो ये क्या पूछा, ये किताब के थोड़ा अंदर से पूछा। अब किसी यहाँ पर दौलत राम का पूछा, किसी और पात्र का पूछ देगा तो क्या करोगे, जब जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो बनेगा। हेमा, क्यों आपके पास, आपने पुस्तक नहीं ली थी क्या, पुस्तक लीजिए, पुस्तक लीजिए, रखिए अपने पास, पुस्तक ये सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, हम अपनी ये 4 पुस्तक ही में हम नेट निकलेगा हमारा, और एक बार हम पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दौलत राम ये झूठा सच में किस पार्टी का सदस्य, राजनीतिक पार्टी का सदस्य था, तो मुस्लिम लीग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज छुट्टी थी, कल पहुंचेगी, आज तो छुट्टी थी, पहुंच गई होगी खैर, पर आज छुट्टी थी तो नहीं दिए, ठीक है। निम्नलिखित में से तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना, अब देखो ये विषय वस्तु है, ये टोटली विषय है कि कोई उपन्यास कैसा है, सांप्रदायिकता पर केंद्रित है, ठीक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, या फिर जीवनी परक है, या मनोविश्लेषण परक है, या फिर मनोवैज्ञानिक है, या तो फिर उद्देश्य प्रधान है, या उपदेश प्रधान है, ठीक है, या कृषक जीवन के समस्या पर आधारित है। तो ये सांप्रदायिकता पर आधारित ये क्या हो गया, ये हमारा विषय हो गया। अब हमको सभी उपन्यास का विषय वस्तु आना चाहिए। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या आता है, ऐसे नहीं कि उत्तर हमने देखा यहाँ, अरे अच्छा ये बी सी डी लगा के फुर्सत हो गए, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न के कॉन्सेप्ट को पढ़ना कि विषय वस्तु से प्रश्न बना है। अब एक बार तमस से पूछ लिया, अब जितने उपन्यास लगे हैं सभी का विषय वस्तु हमको आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए पहले, फिर बाद में मैसेज कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ठीक है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है क्या, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये इसके सांप्रदायिकता की भावना को में सहायक ये नहीं था। बाकी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतिथि गौरव कथा, ये सभी सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा था। चलिए, करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पास, अब पात्र से प्रश्न आ गया। अब जब पात्र से आया तो आपके मन में ये बात 100%, 100 नहीं 1000% आपके मन में बात अब बैठ जानी चाहिए, आपके मन में बात घर कर जानी चाहिए कि भैया हमें जितने भी पात्र हमारे उपन्यास में लगे हैं सभी पात्रों से प्रश्न हमको आना चाहिए, सभी पात्र हमको रटे होने चाहिए 1000%। ऐसा नहीं कि मैम ये वाला पात्र तो हम पढ़े नहीं थे, ये पढ़े थे पर याद नहीं था, ये पढ़े थे पर भूल रहा था पेपर के टाइम, ना ये कुछ नहीं। अब एक बार पात्र आ गया सरफराज करम बीबी, ठीक है, जिंदगी नामा से है, तो अब आपको अच्छे से प्रॉपर सभी पात्रों को आना चाहिए, जितने भी आपके पात्र आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं तो आना चाहिए, ठीक है। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशित हुआ 1890 में, इंपॉर्टेंट है। और देरान झाड़ी की कहानी का प्रकाशित हुआ, ये क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ था, नीचे वाले में होगा शायद,
छूट गया था, ठीक है। बाकी का आप देख लेना, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, ये बिल्कुल अभी ये महिलाओं के उपन्यास है मेरे ख्याल से, तो आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है। इन दोनों का देख लेना भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, डार से बिछुड़ी और यारों के यार। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम लगा दीजिए, ठीक है। ये गड़बड़ हुआ था क्या, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। ये प्रश्न जब टाइप कर रही थी तो गड़बड़ हुआ था, ये ऊपर जाएंगे प्रश्न उसमें, वो वाले नीचे आने थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रकाशन क्रम लगाना है, तो अच्छे से लगा लीजिए कि वामा शिक्षक जो है ये सूर्य प्रसाद कल्याण राय का प्रकाशित हुआ है 1872 में। भाग्यवती का प्रकाशित हुआ है, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है 1877 में प्रकाशित हुआ है, लगा लीजिए। इसके बाद आपका सूरजमुखी अधेरे के इंपॉर्टेंट है, 1972 में प्रकाशित है, और ये किसका है, कृष्णा सोबती का। और दुरानी ठानी की कहानी आपकी 1870 में प्रकाशित है, ये किसका है, आपके गौरीदत्त शर्मा का, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लगा लीजिए, ये पूरा बाकायदा अच्छे से आप लगा लीजिए। हो गया, सबने लिख लिया फटाफट, चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो ये हो गया क्रम। अब चल के हम क्रम में लगा लेते हैं कि 70 डी नंबर से कौन सा आसान स्टार्ट हो रहा। एक आप डी देखोगे 1870 वाला, और दूसरा आप लास्ट वाला देखोगे कि 1972 में सूरजमुखी अधेरे के प्रकाशित हुआ। तो चलो डी से देखते हैं कि डी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, डी से यानी 4 नंबर से, है ना, डी यानी 4 नंबर से। तो 4 नंबर से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये स्टार्ट हो रहा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। और फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है, दी गई कृतियों को उनके मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। ये भी यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ था, यहाँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है पुस्तक। हाँ, आ रही हूँ, चलिए। ए छोटू, लल्ला को ले आओ, जाओ छोटू, ए छोटू, छोटू, लल्ला को ले आओ, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लगा लेते हैं कि जो अलमा कबूतरी है वो किसका है, मैत्रेयी पुष्पा का। छिन्नमस्ता लिखा है प्रभा खेतान ने, सूखते चिनार लिखा है मधु कांकरिया ने, और परजात जो है वो नासरा शर्मा का है, ठीक है। तो ए का पहला देख लेना, 1 4 2 1 4 2 3, 1 4 2 3 जहाँ पे होगा 1 4 2 3, यही बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, तो आप लगा लेना। चलिए, अब इसके बाद हम कहाँ गए, हम 20 में आ गए हैं। देखो 20 के प्रश्न में आ गए। प्रश्न है कि किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये भाई प्रथम पाली द्वितीय पाली में बहुत हटाई थी, ये प्रथम पाली द्वितीय पाली ने बहुत जगह में हटा भी दी थी, क्या ये बहुत स्थान घेर रहा था, ठीक है। तो प्रथम पाली द्वितीय पाली में बहुत जगह हटा भी दी हूँ, सिर्फ ऐड की थी ये बस, ठीक है। ये हटा दे रही थी क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं हो रहा था प्रथम पाली में कब आया था, ठीक है। ये था कि हाँ ओल्ड पेपर था, ठीक है। तो एक बार शिवपालगंज का जिक्र हो गया, तो जितने उपन्यास हैं उन सभी उपन्यासों का आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। यहाँ केवल शिवपालगंज का पूछा राग दरबारी से, ठीक है। अब ये क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि किस उपन्यास में, चाहे वो गंगोली गांव हो, चाहे आपका जो भी अलग डेरा जट्टा गाँव हो, या फिर जो जितने भी हमारे उपन्यास में गांव आए हुए हैं, ठीक है, उन सभी गाँव के क्षेत्र आप अच्छे से याद रखना। ऑलरेडी ई बुक में है, वो तो मैं खुद ही पढ़ाऊँगी, पर पहले आप तो ये चीज़ आप कंठस्थ कर लीजिए। फिर सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो सांप्रदायिक विद्वेष, विभाजन की त्रासदी, तमाशा, झूठा सच, 3 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा फास्ट करूँ मैं, क्योंकि हमको बहुत लंबा सफ़र तय करना है दोस्तों, हमें आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अब फास्ट रीड करूँ मैं, क्या बोलते हो, है ना। चलो थोड़ा फास्ट रीड करती हूँ ताकि हम जल्दी पहुँच पाएँ अपने मुकाम पर। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्ण विषयों को उनसे संबंध सूचियों से हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अब देखो, वर्ण विषय यानी आपको जब विषय नहीं पता होगा तो कैसे आप करोगे, है ना। तो आपको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, अब आप एक जगह पे फटाफट यहीं पे कहीं जगह खाली करके और अच्छे से एक जगह पे उतार लो, ठीक है। आप एक जगह पे कहीं पे जगह खाली हो तो ऐसे आप बगल में आप लिख लो कि हम इकाई 6 पढ़ रहे हैं। तो इकाई 6 में हमको क्या क्या रटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 तक लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये बात अब हर यूनिट में, जैसे कोई यूनिट स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आप ना शुरू में लिख लेना कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अच्छे से लेखक का जन्म समय रट्टा मार की,
जन्म समय जन्म स्थान, लेखक का जन्म समय जन्म स्थान हमें रट्टा मार के पता होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हमको रचना का प्रकाशन, रचना का प्रकाशन हमें रट्टा मार के, आप लिखो फटाफट, मैं बोल रही हूँ आप लिखो, पेन कॉपी एकदम जीवंत होके लिखो। ठीक है, वर्तमान में, जीवन यानी वर्तमान में जीकर आप लिखो। ठीक है, दूसरी बात रचना का प्रकाशन। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब हम रचना का प्रकाशन पढ़ रहे हैं उपन्यास, तो हमें ऐसा नहीं कि केवल हमें तमस उपन्यास का ही प्रकाशन पता हो या केवल हमें मैला आंचल का प्रकाशन पता हो, नहीं, हमें मैला आंचल के साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु के जितने उपन्यास हैं, चाहे वो प्रति कथा हो, चाहे जुलूस रुका, जो भी इनके उपन्यास लगे हैं, पलटू बाबू, कितने चौराहे, पता नहीं कौन कौन से, तो वो सभी उपन्यास आपको, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, कब कब प्रकाशित होता, ये दूसरी बात। तीसरी बात, उपन्यास में आए हुए स्थान, ठीक है, लिख लो, स्थान लिख दो तो आपको याद रहेगा, उपन्यास में आए हुए स्थान, तीसरी बात। चौथी बात, एक दूसरे पात्र का कनेक्शन, कौन किसके मम्मी पापा हैं, कौन भाई बहन है, कौन पति पत्नी है, कौन प्रेमी प्रेमिका हैं। ठीक है, ये पूरा आपको बढ़िया से एक दूसरे पात्रों का कनेक्शन पता होना चाहिए। चौथी बात। पांचवी बात आपको पता होनी चाहिए कि उपन्यास किस प्रकार का है, यह उपन्यास जीवनी परक है, ठीक है, ऐतिहासिक है, या राजनीतिक है, या उपदेश प्रधान है, या कृषक जीवन की समस्या पर आधारित है, ठीक है, या आत्मकथा परक उपन्यास है, किस प्रकार का उपन्यास है, पांचवी बात आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। सब प्रश्न भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है, किस प्रकार का उपन्यास है, ठीक है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, या फिर ठीक है, आंचलिक, जैसे हमारा आंचलिक हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा आप देख के रखना। फिर ये पांचवी बात हो गया ना, छठवीं बात आपको पता होनी चाहिए कि इस उपन्यास का प्रभाव किस रचना से होकर लेखक ने लिया है, यानी रचना का प्रभाव लेखक को कहीं से मिला क्या, तब लेखक ने लिखा। जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, ऑस्ट्रिया के कैथराइन का जिक्र करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और बताते भी हैं कि मेरी मूल रचना नहीं है, बल्कि जो संस्कृत के बाणभट्ट हैं उनकी कथा को हमने उठा करके फिर बाद में इसको बनाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये रचना किस लेखक से प्रभावित होकर इन्होंने रचनाकार ने लिखा है। फिर सातवीं बात मैंने क्या कहा, सातवीं बात याद रखना, रचना की भूमिका, रचना की, उपन्यास की भूमिका, हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें बदल जाएंगी, ध्यान रखना। स्टार्ट करूंगी तभी बता दूंगी, लिखवा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सातवीं बात आपको पता होनी चाहिए, रचना की भूमिका, ठीक है, ये उपन्यास की भूमिका। आठवीं बात आपको क्या पता होना चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक दूसरे पात्र के संवाद या संवाद केवल या कथन संवाद, जो भी आप समझते हो, ठीक है, संवाद पहचानने की क्षमता को तीव्र करो कि ये संवाद जो है, नहीं भी पढ़े हैं मान लीजिए, तब भी ये संवाद किस पात्र से संबंधित है, किस पात्र से कनेक्ट कर रहा है, किस पात्र की ओर इंगित करता है, किस उपन्यास की ओर ये संवाद इशारा कर रहा है। तो आठवीं बात आपको संवाद पता होना चाहिए, ठीक है, संवाद कथन जो भी आप कहें, कथन पता होना चाहिए कि फला फला कथन किस उपन्यास से केंद्रित है, किस उपन्यास से लिया गया है। फिर आप आठवीं बात हो गया। नौवीं बात, चाहे आप विषय वस्तु कह लीजिए, चाहे आप विशेषता कह लीजिए, चाहे आप उद्देश्य कह लीजिए, जो भी आपको समझ में आए, विषय वस्तु, विशेषता, उद्देश्य, आपको ये बात, आपको नौवीं बात पता होनी चाहिए। और 10वीं बात, इस रचना को क्या पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जितने भी पुरस्कार होते होंगे, मिले होंगे, तो वो पुरस्कार आप याद रखना। ये हो गया किसके लिए, उपन्यास के लिए, ये हो गया उपन्यास के लिए। अच्छा, यहाँ तो मैथ ही तो आपको कैसे दिखा होगा, ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा था क्या, दिखा होगा क्या, वहाँ तो मैं दिख रही थी, मतलब स्क्रीन पे मैं दिख रही हूँ ना सामने, ठीक है, चलो तभी आपने नोट डाउन किया, मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। तो अब ये काम आपको बंधु कर लेना है, ठीक है। 10वीं बात की रचना को क्या पुरस्कार मिला है, किस पुरस्कार से पुरस्कार के सम्मानित किया गया था, या लेखक को क्या सम्मान मिला था, ठीक है। ये चीज़ आप देखो, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ तो आपको दिख जाएंगे, देखो ऊपर कर दिया मैंने चीज़ों को, ठीक है, तो आपको ये पूरा दिख जाएगा, है ना। और ये आज मैं ग्रुप में लिख कर भेज भी दूंगी, चलो ठीक है, आप लिख भी लो, और ये मैं 10 बातें ग्रुप में लिख कर भेज भी दूंगी। और मैं प्रयास करूंगी कि मैं इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक का अलग अलग भेज दूं, कि इकाई 7 में आपको क्या क्या है जो पढ़ के रखना है, इकाई 8 में आपको क्या क्या पढ़, मैं मेरी जिम्मेदारी मैं कर भी दूंगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अभी आपने नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ऐसे मैं इकाई 5 का भी लिख दूंगी, ठीक है ना। अब इसको मैं करती हूँ क्या, रिफ्रेश कर देती हूँ।
अब मैं रिफ्रेश करती हूँ और हम आ गए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी पर। ठीक है, अब यहाँ पर मिलाते बनेगा नहीं बनेगा, चलो चलो हो सकता है ऐसा होता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम नहीं पढ़े होते, परती पर कथा का हमको याद ही नहीं क्या है, मायादास की माड़ी का कथन हमको याद नहीं, नाच्यो बताओ बहुत गोपाल का हमको याद नहीं, समय सरगम का हमको नहीं याद है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको पता है नाच्यो बहुत गोपाल जो है ना वो दलित जीवन पर आधारित है। यदि आपने उपन्यास पढ़ा होगा, मेरी उसमें भी होगा जो मैं आपको PDF 15 पेज का पढ़ाई थी उपन्यास का, उसने मैंने लिखा था। तो यदि आप बी का तीसरा भी जाके चयन कर लो, ठीक है, बी का तीसरा आप देख लो कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आप ऑप्शन पे जाना और सिर्फ बी का तीसरा देखना। अब आपसे कुछ नहीं बनना, क्योंकि ये प्रश्न मैं ना खुद के मेथड से सॉल्व नहीं करा रही कि मैं अपने लिए करवा रही, यह प्रश्न मैं आपके मेथड से करवा रही कि आप सॉल्व कर रहे हो, और खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि आपको सिर्फ तीसरा याद है और बाकी आपको याद ही नहीं आ रहे। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद आ रहे, तो आप क्या करोगे पेपर में जा करके, आप क्या करोगे, सिर्फ एक आपको याद रहा कि बी का तीसरा हमको देखना है, यही एक हमारे पास लक्ष्य बचा हुआ है इस उत्तर को सही करने का और 2 अंक अपना बना लेने का। तो आप जाओगे और बी का तीसरा देखोगे, बी का तीसरा किधर है बंधु। ठीक है, तो आप देखोगे बी का तीसरा यहाँ भी, बी का तीसरा यहाँ भी। ठीक है, अब क्या करोगे, इधर तो नहीं है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा एक रिस्क। ठीक है, अब एक आपको कुछ भी पता नहीं, किसी का नहीं पता। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पर तो अभी थोड़ा सा और भी है, चाहे तो आप बता सकते हैं, पटना के महाविद्यालय छात्रों में पनपने वाले भ्रष्टाचार के स्त्रियों का शोषण। अच्छा ठीक है, नहीं पता। परती पर कथा का सुने थे आप, परती पर कथा के बारे में, जैसे परानपुर गांव की कथा है, ठीक है, महिलांचल में पूर्णिया जिले की कथा है, और परती पर कथा में परानपुर गांव की कथा है। क्या इतना आपने सुना है, क्या ये सुना है आपने। ठीक है, यदि ये सुना है तो पटना उधर ही आता है, आपके बिहार की तरफ आता है, पटना बिहार उधर ही आता है, पूर्णिया की तरफ। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका ए से मैच करेगा, डी नंबर जो है 1 से मैच करेगा, और 1 नंबर यहाँ भी मैच किया और 1 नंबर यहाँ भी मैच किया। ये पैटर्न रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, पेपर में ये पैटर्न आपका खूब रिपीट होगा। ठीक है, ये 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, 2 और 4 में आपको डाउट है, सी नंबर में आपके डाउट है। ठीक है, ए नंबर तो है, तो यहाँ पर 1 नंबर ही, लेकिन मैं आपके पैटर्न को बता रही कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, समय सरगम मैंने कहा था कि ये 2000 में प्रकाशित है, और ये किसका है, कृष्णा शोभती का। क्या पढ़ाई अभी बताई हूँ आपको, समय सरगम कृष्णा शोभती का उपन्यास है, और इसमें उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की स्थितियों का चित्रण है। तो 1 का चौथा और 1 का चौथा जब आप लगा लोगे तो आप अपना आंसर कर लोगे। ठीक है, 1 का चौथा आप लगा लोगे तो आंसर कर लोगे, लेकिन ये ट्रिक आप पेपर में लगाना भाई, इतनी जल्दबाजी मत करना कि इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आप भौखला जाओ, कह दो रे भैया हमारा पढ़ा कुछ आया नहीं था, हमारा पढ़ा कुछ आया ही नहीं था, अब हम क्या करें मैडम, अब हम क्या करें, हम तो पढ़ के इतना गए कुछ नहीं बना, हमारा पेपर गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आप ये मत करना। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये हम अपने मन में एक बात बैठाएंगे कि आप कितना भी पढ़ के जाओगे, लेकिन 60% या 50% चीज़ें आपको परफेक्ट मिलेगी, 50% चीज़ें आपको परफेक्ट पढ़ाया मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट मिलेगा। हाँ ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, ये बिल्कुल स्पष्ट। इसके बाद क्या होगा, 50% जो प्रश्न रहेंगे वो सभी सॉल्व कर पाएंगे, चाहे कोई कितना भी पढ़ाओ ना पढ़ाओ, कैसे भी हो, 2 बार पेपर दिया हो, कितनी बार भी दिया हो, पढ़ कर पाएंगे। अब इसके बाद जब आप 60 नंबर, आप 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन के बाद चलोगी, आप करने जाओगे, तो ये चाहे आपको आगे पीछे बीच में कहीं भी मिल जाएगा प्रश्न कठिन वाला, तो ये भी मैं बताऊंगी, ये कोर्स में बताऊंगी कि पेपर मतलब कि 1 से लेकर 10 तक का कैसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फिर 20 से लेके प्रश्न 30 तक के कैसे रहेंगे, 30 से लेके 40 तक के प्रश्न का लेवल क्या रहता है। ठीक है, फिर ये पूरा मैं बताऊंगी मेरा ट्रिक से, बट अभी यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ, क्लास बड़ी हो जाएगी, तो मैं बता रही कि 50 प्रश्न सभी कर लेंगे, लेकिन 51 नंबर क्वेश्चन से अब वही कर पाएंगे जिनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, जिनका अंडरस्टैंडिंग पावर प्रखर है, जिनकी बुद्धि तेज है, जिन्होंने बाकायदा मेहनत किया है, वही कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रटाया सब कर लेंगे, ये सभी कर लेंगे, शकुन जो बंटी, ठीक है, सब कर पाएंगे, आपका बंटी शकुन जोशी का संबंध है। अब कैसे कैसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, जब 50 प्रश्न के बाद छक्का छूटने लगे, अरे भैया अब क्या होगा। ठीक है, बहुत
बहुत ज़्यादा पेपर में ना पसीने छूटने लगते हैं, नेट के पेपर में इतने आसान से प्रश्न नहीं आते, कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं एकदम। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रटा रटाए पर काम नहीं करना है, अपनी सूझबूझ का, अपने अंडरस्टैंडिंग पावर का, अपने अवचेतन मन को ले करके काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच लेना है, और जहाँ भी आपको उत्तर नहीं बनेगा भैया इतनी जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा ठहर जाना और अपने रफ सीट पे आप गोला मार के रखना और वहाँ पे लिखना वेट। वेट वेट लिखोगे तो मतलब है कि अभी बाद में आके आप इसको सॉल्व करोगे। इस प्रश्न को आप कह के जा रहे हो क्वेश्चन नंबर फला फला वेट, क्वेश्चन नंबर 50 वेट, क्वेश्चन नंबर 68 वेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेटिंग में मत छोड़ना, पर कुछ चीज़ें आप छोड़ के रखना, बाद में आके उसको सॉल्व कर लेना। बट पहले आप ABCD लगा ही देना, जो भी आपको होगा लगा देना, फिर आप बाद में आके उसको रिकॉल कर लेना। ठीक है, तो लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल पात्र हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के। अभी ऊपर बात हुई थी भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की, इसकी बात हो चुकी, नूतन ब्रह्मचारी की बात हो चुकी ऊपर। ठीक है, अब सब ओल्ड पेपर है। अब आप मानस का हंस के पात्र नहीं है, कौन नहीं है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें, हाँ पात्र नहीं है, कौन नहीं है। अब एक चीज़ आप क्या देखोगे, अच्छा चलो ये वीरपाल सिंह, ये नंददास, ये नंददास तो इधर के नहीं है। ठीक है, ये वैद्य, ये नंददास चरण, ये सब तो उधर के, उधर पात्र हैं, क्या बोलते हैं जिसमें वैद्य जी हैं, क्या बोलते हैं शिव, अरे राग दरबारी तरफ के। ठीक है, यहाँ पर मानस के हंस के पात्र नहीं हैं, तो वीरपाल सिंह जानवी ये मानस के हंस के पात्र नहीं है। ठीक है, ये मानस के हंस के पात्र नहीं है, क्योंकि गंगेश्वर मंगलू ये भी है, वेनी माधव भी है, गंगाराम भी है, हाँ नंददास भी है, शिवचरण ये भी है, ये है। अन्य अन्य पात्र गौड़ पात्रों में है, प्रमुख पात्रों में, गौड़ पात्रों में ये है शामिल। ये वीरपाल सिंह और जानवी जो है मानस के हंस के पात्र नहीं है। फिर ओल्ड पेपर आ गया। ठीक है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिला है। ठीक है, तो यह करेक्ट हो जाएगा 7 नदियाँ एक समुद्र, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, फिर से अगला प्रश्न बहुत आसान है, अब फटाफट करती हूँ। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो यहाँ मन्नू भंडारी कौन सा है, नहीं है, नहीं है तो कौन, सैलू पर बसंती नहीं है, क्योंकि आपका बंटी महाभोज मन्नू का है, तो 3-4 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलो 3-4 हो गया, मान लो वहाँ आ गया प्रश्न आ गया। ठीक है, आप तो केवल आपका बंटी पढ़ रहे हो, आ गया कि मैला आंचल, अच्छा उनके फणिसुनाथ रेणु के उपन्यास नहीं है, लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास नहीं है, फिर प्रेमचंद के उपन्यास नहीं है, अजय जी के उपन्यास नहीं है, पेपर में आ गया कृष्णा शोभती के उपन्यास नहीं है, तो क्या जिंदगी नामा से काम चलेगा, जिंदगी नामा के अलावा भी आपको उपन्यास तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है ओल्ड पेपर पढ़ने का एक तरीका, कि जब आप ओल्ड पेपर पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने अभी एक ऑप्शन देखा, उत्तर देखा, छुट्टी। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। चलिए, तमस उपन्यास के पात्र, अब एक बार पात्र पूछा, अब आपको पात्र रट्टा मार के पता होना चाहिए। तो तमस के कौन है, क्योंकि कनक तो झूठा सच की पात्र है। ठीक है, तो रिचर्ड और लीजा जो है वो तमस के पात्र हैं। 3-4 अभी किसी रचना से पूछ सकता है, फला फला के पात्र नहीं है, तो 2-3 हमारा जो है वो 2-3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला उपन्यास है, किस उपन्यास ने बाबा बाल वह संधि और किशोर मन के देखो अभी मनोवैज्ञानिक मैंने कहा था ना, ऐसे पढ़ के रखना कौन सा उपन्यास मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, दार्शनिक है, उपदेश प्रधान है, कृषक जीवन की समस्या पर आधारित है। ठीक है, तो ये किस में होता है, आपके शिखर एक जीवनी में। ठीक है, बाल वयसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक चित्र का अंकन शिखर एक जीवनी में हुआ है। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है, ये बहुत पुराना प्रश्न है और कई बार आपका आया भी हुआ है। गंगोली का जिक्र हो चुका है, शिवपालगंज का जिक्र हो चुका है, मछली शहर का नहीं हुआ, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो राम शहर करेक्ट होगा। ठीक है, डी नंबर राम शहर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्मीदासिन का संबंध महिला आंचल से है। अब ये पूरे पढ़ के रखना भैया, ऐसा नहीं कि महिला आंचल आपने पढ़ा 1954 में और अच्छे से प्रति कथा का प्रकाशित हुआ 1957 में, और जुलूस का प्रकाशित हुआ आपका 1965 में, और कितने चौराहे का प्रकाशित हुआ 1966 में। रट्टा मार के पता आपको याद होना चाहिए। अब किसी आपके पाठ्यक्रम में जितने उपन्यास लगे हैं उन सब के उपन्यास आपको आना चाहिए, सभी के उपन्यास आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगला जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं, तो जगदीश चंद्र का धरती धन अपना, और इसके बाद कौन सा है मुट्ठी भर कांकर। मुट्ठी भर कांकर जगदीश चंद्र के उपन्यास है। चलिए
1-4 हमारा करेक्ट आंसर है, 1-4 बी नंबर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़े। ये प्रश्न एनटीए ने डिलीट किया था तो मैंने उसको ऐसे रख दिया। जो डिलीट हुआ है प्रश्न ऑलरेडी मैं उसको रखती जा रही थी कि एनटीए ने डिलीट किया था। महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो महिला आंचल के नहीं है। कौन नहीं? ये सरस्वती तो उधर की पात्र है, शेखर एक जीवनी में आती है ना। और अच्छा ये हाँ श्रीधर और सरस्वती यही तो महिला आंचल के नहीं है, ये शेखर एक जीवनी के हैं। बी नंबर हमारा करेक्ट है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? ठीक है, बता दो। गंगोली गांव का संबंध आवा उपन्यास से है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। जब मैं उधर 2004 से लेकर के और 18 तक के प्रश्न पढ़ी थी, आवा उपन्यास बहुत बार आया था। शिवपालगंज से संबंध किसका है? राग दरबारी का है ना। इसके बाद बेलारी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा किस पर आधारित है? तो वही आपका बंटी। ये क्या है? एक तरह से विषय है, ये विषय पर आधारित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कि माता पिता के संबंध विच्छेद का वर्णन है ना, तो ये विषय पर आधारित उपन्यास है। अब 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहलेखन में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहलेखन में लिखा गया था। ये कब प्रकाशित हुआ है? 1963 में। ठीक है, इसके बाद ये बेघर ममता कालिया का उपन्यास है, 1971 में प्रकाशित है। ध्यान रखना ये तो आपका बंटी 72 में प्रकाशित होता है। इसका अनुगूज का मुझे पता नहीं, आप ढूंढ ढांड के देख लेना, थोड़ा सा आप भी करना मेहनत। अब स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, कौन सा? स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा 2 और 4। 2 एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। फिर से आ गया। समय सरगम कब है? 2000 में प्रकाशित है। कृष्णा है, कृष्णा शोभती का उपन्यास है। एक जमीन अपनी लिख लीजिए, चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ठीक है, चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी, इंपॉर्टेंट है। और कब प्रकाशित हुआ है? 1990 में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद आप मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, 1996 में प्रकाशित है, सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। और एक चिथड़ा सुख जो है वो निर्मल वर्मा का है। ठीक है, निर्मल वर्मा का है। तो इस तरह से आप पढ़ के रखोगे तो आपका जो अगला पेपर तैयार होगा इन्हीं ऑप्शन से आएगा। बस वहाँ पे ऑप्शन बदल जाएंगे, बाकी अगला पेपर जो आपका आएगा इन्हीं ऑप्शन से बंधु आएगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला चल वीडियो बना के दिखा मेरे को, दिखा। चलो 8 से बच्चों को मोबाइल बंद, बिल्कुल मोबाइल नहीं दूंगी देखने के लिए। बच्चे अपना किताब से पढ़ाई करेंगे, और जो नहीं बनेगा तो मैं हूँ मुझसे पूछे, फिर मैं बैठ के दिखाऊंगी कि हाँ ये चलो पढ़ो अब। ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छा काम मैंने किया, और इसका प्रभाव पड़ेगा उनके मानसिक जीवन पर, क्योंकि उनको बेहतर बनाना है तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा साइड करनी पड़ेगी। दोनों नहीं हो पाएगा। आप सोचें कि हम मोबाइल भी देख लें और हमको चीज़ें, आप देख लें कि हम मोबाइल भी देख लें और पढ़ाई भी करें, तो नहीं होगा। चलो ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे थे कि हमारा 2 और 4 जो है करेक्ट आंसर, ये सी नंबर हमारा करेक्ट है। चलिए, बाणभट्ट की आत्मकथा की मूल कथा कितने उच्छ्वास में है? आपको बता दूं, मेरी वंशिका की बहुत गंदी आदत थी, वो खाना बिना मोबाइल के खाती ही नहीं थी। मैं सोचती थी इसका कैसे छूटेगा, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी। अब वो बैठे तो सभी बैठ जाएं, तीनों बैठ जाती थी। आज का दिन इतना सुकून से गया ना ना ना। आज वो देखी ना मेरे को चैनल पे, कि मैंने कहा कि ये वीडियो अभी सबकी जाएगी, और कोई भी अब मोबाइल का हम लोग भोजन करते समय या किसी भी बगैर काम के हम नहीं यूज करेंगे, और हम हाथ में पकड़ेंगे भी नहीं। तो इसका इफेक्ट मैंने देखा अभी बच्चों के लिए। ठीक है, उन्हें तो दौड़ पड़ती थी, कहीं बब्बा का मोबाइल कभी किसी का, तो कहीं ना कहीं वो फिर मेरी मेहनत बेकार जा रही थी। जो पढ़ा रही हूँ वो उनके दिमाग पे उस तरह का नहीं रटा है जैसा कि हमने अभी कक्षा 5वीं में पढ़ा था। और कक्षा 5वीं का वो स्वावलंबन वाला एक टॉपिक था जो आज भी याद है कि अपना काम स्वयं करें। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा की मूल कथा कितने उच्छ्वास में है। ओहो, ये टॉपिक मुझे बताना वहाँ भूल गई थी मैं, कितने उच्छ्वास में है, कोई कितने प्रकरण में है, कितने उच्छ्वास में है, कितने अनुच्छेद में है, ये चीज़ तो बताना भूल गई थी। 11वां टॉपिक था, आप लिख लेना ये भी, ये तो पक्का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये 20 उच्छ्वास में है बाणभट्ट की आत्मकथा। पूरी रचनाएं, चाहे वो महिला आंचल हो,
कितने भागों में, कितने खंडों में, कितने उच्छ्वास में, कितने प्रकरण में, कितने अनुच्छेद में, ठीक है। ये आप ज़रूर याद रखना भाई, ये तो मैं भूल गई थी बताना, ठीक है। ये भी आप 11 टॉपिक है जो आपको यहाँ से तैयार करके रखना है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन है? तो परीक्षा गुरु है, और इनका जिक्र तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। भागवती का जिक्र ऊपर हो चुका, श्रद्धाराम फिलौरी का है, 1877 में प्रकाशित है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, 1886 में प्रकाशित है, इसका भी जिक्र हो चुका ऊपर। परीक्षा गुरु का कितनी बार जिक्र हो चुका, 82 में प्रकाशित है। और श्यामा स्वप्न है जो 1888 में प्रकाशित है, अभी अभी आपको रिपीट और मिलेगा, 1888 में प्रकाशित है, जो कि ठाकुर जगमोहन का है, ठाकुर जगमोहन का है। आप कॉपी पे लिख रहे हैं ना, सब कुछ कॉपी पर आप लिख रहे हैं ना। एक भी लाइव क्लास आपको मिस नहीं करना है, कोई सी लाइव क्लास बंधु आपको मिस नहीं करनी है। ये बात आप भले रिकॉर्डिंग देखो, आप तबीयत खराब है तो आप रिकॉर्डिंग को सुनो, लेकिन पूरी क्लास आप ये मत सोचना कि ई बुक पहुंच गई 4 सेट तो आपका नेट निकल जाएगा। ये भी बता रही हूँ मैं, आपको लाइव क्लास मेरी देखनी पड़ेगी और मेरे तरीके को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार आपको फॉलो करना पड़ेगा चीज़ों को, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सोचे कि हो गया पुस्तक हमको मिल गई है, अब हो गया लाइव क्लास छुट्टी, क्या ही है, 1600 रुपये तो खर्च ही किए हैं। 1600 से कई लाख गुना आपका ये समय कीमती है, जो आप समय अपना दिए हैं अभी तक, जून से लेकर दिसंबर तक देंगे, एग्जाम न निकलने का नतीजा बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो उसको मत फेस करिए और बाकायदा बढ़िया अच्छे से मेहनत करिए। चलिए आगे गिरिराज किशोर के उपन्यास हम देखने वाले हैं। तो जुगलबंदी का प्रकाशित हुआ 1973 में, लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ओस की बूंद राही मासूम रजा का उपन्यास है, और ये ओस की बूंद राही मासूम रजा का तीसरा उपन्यास है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और ये झरोखे 67 में प्रकाशित है, 1967 में। किसका है? भीष्म साहनी का। आप लिख रहे हो ना, जब आपको लिखना होगा मैं थोड़ा स्लो बोल दूंगी, ठीक है। अच्छा, लोग 1966 में प्रकाशित है। तो यहाँ पर 1 और 3 ही करेक्ट है, 1-3 जो है वो गिरिराज किशोर का है, ठीक है। बाकी ओस की बूंद जो है वो राही मासूम रजा का तीसरा उपन्यास है, और झरोखे किसका है? भीष्म साहनी का, 1967 में प्रकाशित है। चलो आगे, तो 1-3 आपने लगा दिया, करेक्ट आंसर बी नंबर। गोदान उपन्यास कितने खंडों में है? देखो फिर से आ गया, तो 36 खंडों में है, ठीक है। खंडों, भागों, अनुच्छेद, परिच्छेद, प्रकरण, ठीक है, उच्छ्वास, ये जो दिया है ना, अच्छे से आप याद रखना भाई, ये वही चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि प्रकरण को परिच्छेद करके आ जाएं आप, प्रकरण को परिच्छेद करके मत आना भाई। विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो करेक्ट हो जाएगा अपना परिशिष्ट चक्रव्यूह, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। 1-2 करेक्ट है, कहीं पे है 1-2 क्या? हाँ, 1-2 डी नंबर पे है ना, 1-2 डी नंबर पे है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे फिर आता है प्रश्न, अब आ गया प्रकाशन वर्ष, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, क्या आप समझ पा रहे हो? मेरा ऑल पेपर कराने का मोटिव क्या है? आपको ये प्रश्न का कॉन्सेप्ट देखना है। एक बार प्रकाशन पूछा तो अब भैया, अब हमको जितना भी उपन्यास का प्रकाशन हमारे पाठ्यक्रम में लगा है वो हमको आना चाहिए, ठीक है। तो मानस कांस का प्रकाशित हुआ 72 में, पीढ़ियाँ का प्रकाशित हुआ 1990 में, और खंजन का प्रकाशित हुआ 1981 में, सुहाग के नूपुर 1960 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं, लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 नंबर को पहले हम देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर से कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा? 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 कहाँ पर है? 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 तो कहीं नहीं दिख रहा, ये क्या बात हुई? ये गड़बड़ है क्या? आप खुद से लगाओ, चलो फटाफट, ABCD आप लगा लो कहीं पे, ठीक है। ABCD लगा लो, और 4 का 1 लगाओ, पहले 1 का 4 लगाओ, 4-1-3-2 आप लगा लो भैया, 4-1-3-2 कहीं नहीं दिख रहा क्या? चार 1-3-2, चलो ठीक है, मैं इसको देख लूँगी और सही कर दूँगी। 4-1-3-2 आप लगा लेना भाई, नहीं तो पता चले कि आप उत्तर खोजते रह जाएं। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम लगा दीजिए। तो मानस का हंस किस्त में 72 में, झूठा सच 58-60 में, जो भी आप समझो, भाग 1 भाग 2, राग दरबारी 68 में, और ज़िंदगी नामा क्या है आपका 79 में। तो कहाँ से? आप तो बी नंबर से स्टार्ट करोगे,
बी नंबर से, 2 नंबर से, तो 2 नंबर से ये भी स्टार्ट नहीं, ये भी स्टार्ट नहीं, ये भी स्टार्ट नहीं, ये क्रम 2 नंबर से स्टार्ट है, 2 3 1 4, यही हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर। चलिए, राग दरबारी उपन्यास के पात्र, फिर से पात्र आ गया, राग दरबारी के पात्र हैं तो कैसे, काशी साहब तो उधर उधर के पात्र हैं, क्या बोलते हैं, अरे जिंदगी नामा के। मास्टर शंभू दयाल परीक्षा गुरु के पात्र आ गए, ये मदन मोहन बाबू परीक्षा गुरु से आए हैं, मास्टर मोतीराम और रामाधीन। ठीक है, बी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस रचना में है, तो ये तो बिल्कुल तमस उपन्यासी है, जहाँ क्रूरता, सांप्रदायिकता, लड़ाई झगड़े वाला राजनीतिकता पर बात हो रही होगी, समझ जाना वो तमस है। सब कुछ खैरियत है ना, सब कुछ खैरियत है। झूठा सच के पात्र हैं तो ये सनीचर बाबू, ये सनीचर कहाँ के हैं, उधर उधर राग दरबारी के पात्र हैं। और इसके बाद और झूठा सच के पात्र पूछ रहा, ठीक है, तो तारा जयदेव झूठा सच के पात्र हैं, और एक और हैं सोमराज और रावत, ये भी आपके कहाँ के हैं, इसके झूठा सच के ही पात्र हैं। देखो कूट में आ गया ना, तो वहाँ भी थोड़ा एलिमिनेट करना देखना, ठीक है। ये रणवीर वगैरह तमस के पात्र हैं, ये रणवीर और देवव्रत, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी मत करना, अन्यथा पढ़ा पढ़ाया पेपर में 2 अंक भी बहुत मायने रखता है, 2 अंक बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 1 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये आ गया ना, जो मैंने कहा था कि पढ़ के रखो, कौन सा दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है, कौन सा राजनीतिक है, कौन सा जीवनी परक है, कौन सा आत्मकथा परक है, कौन सा ऐतिहासिक है, कौन सा व्यंग्य प्रधान उपन्यास है, कौन सा इतिहास ऐतिहासिक है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, कौन सा उपन्यास है जो उपदेश प्रधान है, कौन सा कृषक जीवन पर आधारित है, ठीक है। ये मैं बोली थी ना, ये आया आया, ठीक है। तो फटाफट में लगा लेना है। दलित जीवन पर धरती धर अपना उपन्यास आधारित है, राजनीतिक बोध पर तमस है, और आत्मकथा है ये मानस कांस, क्योंकि ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। और ये क्या बात हुई, जीवनी परक तो मानस का हंस है यार, जीवनी परक मानस का हंस, और आत्मकथात्मक है ये शिखर एक जीवनी, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, हाँ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। चलो अब आप फटाफट देखो, यहाँ पे उत्तर उत्तर वगैरह होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लगा ही लेना बंधु, ठीक है। फटाफट बगल में ABCD लिखो और 3 1 2 4 लगाओ, ठीक है। 3, ये तो गड़बड़ है यार, ये क्या बात हुई, दलित जीवन चौथा नंबर पे, ठीक है, ये यहाँ पर है, टाइप एरर है कुछ, फिर एक, हाँ बी का पहला, ठीक है, ए का चौथा, ऐसे लगाओ आप, ए का चौथा, बी का पहला, और जीवनी परक है मानस का हंस, और आत्मकथा शैली पर है शेखर जीवनी। क्यों, क्योंकि लेखक कहते हैं जी कि शेखर में मेरा जीवन कुछ, मतलब मेरा कुछ अपनापन है, मतलब उन्होंने अपने कुछ जीवन, नया सेल मंगाऊंगी, नया सेल मंगा लूँगी इकट्ठा 500 का, तो तभी मैराथन क्लास हमारी चलेगी उससे, ये तो ये बीच में डिस्टर्ब कर देता है सेल ही। चलिए ठीक है, हाँ ओके, तो हमने अपना उत्तर लगाया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा कुछ गड़बड़ होगा तो आगे फिर ये प्रश्न रिपीट आया है, चलिए वहाँ देख लेंगे, गड़बड़ होगा तो अभी 2 प्रश्न के बाद फिर से है ये। चलिए
अब क्या है यहाँ पे पात्रों का उनके उपन्यासों के साथ हमें क्या लगाना है, संगत लगाना है, हाँ सुमेलित करना है। तो फटाफट लगा लेते हैं। मुराद अली और नत्थु चमार तमस, ठीक है। कंचन झूठा के पात्र हैं। महंत रामदास जो है वो ये महिलांचल के पात्र हैं और कैलाशनाथ मानस के हंस हैं। तो एक का चौथा हम जाके लगाएंगे और जहाँ पे एक का चौथा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ भी देख लेना एक का चौथा कहीं है तो नहीं, नहीं है, नहीं है, ठीक है। यही हमारा ए नंबर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे फिर से क्षेत्र, देखो क्षेत्र आ गए ना, राग दरबारी। लाहौर का संबंध कहाँ से है, ठीक है। तो लाहौर का उसने कहा था, शिवपालगंज का राग दरबारी, और कान्य गुब्ज का यहाँ से, और अमृतसर का संबंध झूठा सच से, ठीक है। तो एक का तीसरा आप लगाओगे जा करके, और एक का तीसरा, एक का तीसरा क्यों, एक का दूसरा होगा, ओहो गड़बड़ है, गड़बड़ है। लाहौर का संबंध है उसने झूठा सच, और उस अमृतसर का उसने कहा था, याद आ गया, वो अमृतसर वाला। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई अमृतसर। वॉइस नहीं आ रही है, हेलो 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 हेलो, वॉइस तो है क्या, क्या प्रियंका, वॉइस तो है यार, है ना बंधु, वॉइस है भाई। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ था तो हमने देख लिया कि अमृतसर आ गया, उसने कहा था। अच्छा एक काम करो सभी लोग थोड़ा सा राधे राधे लिख दो, आप थोड़ा सा सभी लोग लिख दीजिए जो आलस्य किए बैठे हैं। लाहौर, हाँ हो गया, बन गया। ए का दूसरा, ए का दूसरा बी का पहला, जाके देख लिया। ए का दूसरा बी का पहला कहाँ पर, यहीं पर है। ए का दूसरा बी का पहला, हाँ, और तो कहीं ऐसा ऐसा क्रम बन नहीं रहा है, ठीक है। यही ए नंबर हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम लगा देना है। तो फिर से आ गया ये रिपीट, 72, ये 68, ये 79, और ये वही 58 60, जो भी आप ले लेना, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ से, आप तो ये 2 नंबर से स्टार्ट करोगे, और 2 नंबर से कौन सा ये वाला क्रम स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ क्या बात है, संवेदिता, राधे राधे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन। जहाँ बात सांप्रदायिकता की होगी वो तमस को हम बिल्कुल पकड़ेंगे, तमस, ठीक है। ये कब 2021 का प्रश्न है, फिर से आ गया ये, हाँ ये वाला था, ये वाला था, ठीक है, ये था, फिर रिपीट हुआ प्रश्न ना, ये वही था जो रिपीट हुआ, वही था, फिर रिपीट हुआ था ना, तो इधर मैंने रख लिया था। दलित जीवन पे हमने सही लगाया था, धरती धन अपना है, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक उपन्यास है तमस, फिर क्या गड़बड़ हुआ था, जीवनी परक तो मानस का हंस ही है भैया, और हाँ सही था, ये इधर भी सही उधर भी सही, ठीक है। एक का चौथा लगा लीजिए, एक का चौथा कहाँ पे है, ना तो यहाँ पे और ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, यहाँ पर है। और बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान है ना, बड़े आहा हा हा। ये इस कॉन्सेप्ट को तैयार करना है बंधु, कथन, कथन और संवाद, यही है सबसे ज़्यादा मास्टर प्लान, इसी पे काम करना है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान में किस पात्र की भावाव्यक्ति है, कौन सी पात्र कहती है, ठीक है। तो ये धनिया की का कथन है। अब एक बार आ गया ना, गोदान को पक्का पढ़ना पड़ेगा, गोदान को पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ेगा, और 2 3 बार अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी जाके उम्मीद आप लगाइए, ठीक है, ऐसे नहीं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का, ये बाकी तो राधे राधे लिखे ही नहीं किसी ने, आप लिखिए। चलिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर उपन्यासों का क्रम लगाना है। तो शेखर एक जीवनी आप जानते हैं कि 41 से प्रकाशित होता है पहला भाग इसका, बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में प्रकाशित है, महिला आंचल आपका 54 में प्रकाशित है, 19 आप लगा लेना, तमस आपका 73 में प्रकाशित है। तो हम ए नंबर से देखेंगे कौन सा क्रम ए नंबर से स्टार्ट हो रहा। तो ए नंबर से कौन सा क्रम स्टार्ट हुआ, 41 के बाद 46, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, ये डी नंबर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। 1 नंबर से तो कोई क्रम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा बट यहाँ पे 2 है 3 नहीं है, ठीक है। चलो तो डी नंबर हमारा करेक्ट है। आपको भी काम दूंगी, यहाँ पे तमस का प्रकाशन बता दो क्या है, तो 1973 है, तमस 73। कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। तो आपको पता है सीमाएं टूटती है किसका है, ये श्रीलाल शुक्ल का है, कब प्रकाशित हुआ, 1973 में। सीमाएं टूटती हैं 1973 में, श्रीलाल शुक्ल का है, ठीक है। एकदा नैमिषारण्य का प्रकाशित हुआ 1972 में,
और शतरंज के मोहरे का प्रकाशित हुआ 1959 में। और इसके बाद कथा कहो उर्वशी, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, देवेंद्र सत्यार्थी की है, ठीक है, कथा कहो उर्वशी। तो 1-4 जो है अमृतलाल नागर की नहीं है, 1 और 4 अमृतलाल नागर की नहीं है, क्योंकि ये देवेंद्र सत्यार्थी की है और ये किसकी है, श्रीलाल शुक्ल की है। तो ये चीज़ें आप लिख लेना, कौन नहीं है तो क्यों नहीं है तो किसकी है। कोई रचना आती है तो यदि अमृतलाल नागर की नहीं है तो फिर किसकी है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप वो, अच्छा ठीक है, 1-4 लगाए छुट्टी, ये मत करना, ठीक है, कि 1-4 हमने लगाया, पीछे उत्तर देख देख करके, ये पीछे उत्तर देखने वाला सिस्टम आप छोड़ दीजिए। अभी पहले आप कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को तैयार करो, अपना उत्तर लगाओ, अपने उत्तर पर खरा उतरने का प्रयास करो और इसके बाद आप फिर लगाओगी। लिया ठीक है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास के का केंद्रीय विषय में बताना है, तो इसका तो आपको पता है, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, ठीक है, और विभाजन की त्रासदी। 1-3 दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हैं, 1-3 दोनों ही करेक्ट हैं, और 1-3 जहाँ पे होगा वहीं वो आपका राइट आंसर है, बी नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अग्जय के उपन्यासों के पात्र बताना है, तो अग्जय का भुवन और सरस्वती करेक्ट होगा। अग्जय के पात्र भुवन और सरस्वती करेक्ट होगा, है ना, यही ना है। ये प्रशांत तो नहीं था क्या, राधिका है, याद नहीं आ रहा मुझे कौन है भाई, ये प्रशांत तो उधर है, महिला आंचल का है। पहले एलिमिनेट करेंगे, चलिए, हो सकता है आपको भी भूल जाए। चलो 4 नंबर एलिमिनेट करो, 4 तो यहाँ पे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सरस्वती यहाँ पे है 3 नंबर पर, और सरस्वती देवी यहाँ पर भी हैं। 2-3 हाँ 2-3 होगा, क्या होगा जी, 2-4 है। अग्जय के उपन्यास के पात्र प्रशांत है। आप चलो आप भी लगाओ, आप लगाइए, चलिए, आप तो बढ़िया, आप तो इतना आराम से आप लोग बैठे हैं, क्या बताऊं मैं, ठीक है। भुवन नदी के द्वीप का पात्र है, ठीक है, और सरस्वती पात्र है उसमें, क्या बोलते हैं, शेखर एक जीवनी में। कितने आराम से बैठे हैं ना आप लोग, कितने आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना तो ABCD लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं। 2-3 करेक्ट है, तो C नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब फिर से हमारे इसका गया क्या, बैटरी समाप्त, हमारे इसमें फिर से रेड जलने लगा। अब हमको सेल दूसरा मंगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, शिवपालगंज का चित्रण किस उपन्यास में है, तो डाक दरबारी में। और महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, तो यहाँ पर कमला पात्र है और सहदेव मिश्र। 1-3 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, 1-3 हमारा करेक्ट होगा, 1-3। 60 नंबर तक मैंने किया, अब इसके बाद आके बाद में करूँगी, या तो मैं पहले चार्ज में लगा देती हूँ पूरे सेल, या तो मैं मंगा ही लेती हूँ, चार्ज में लगाने से नहीं होगा, वो उतर जाता है बार बार, ठीक है। अब इसके आगे का आप करोगे, अच्छा सुन रहे हो, हाँ तो लिखो ना कि मन लगा के सुन रहे हैं, आप लिखो तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप मन लगा के सुन ही रहे हो, कुछ भी लिखो। चलिए अब पहले आप लिखिए, फिर बोलती हूँ मैं, ठीक है, आप लिखिए। चलिए आपके मन की बात ले लूँ पहले।